तो नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें, जैसा आप सभी जानते हैं कि पहले मरहले के तहत बंगाल में भी और असम में भी वोटिंग जारी है। बंगाल में कुल 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिनमें 5 अजला शामिल हैं। इन 5 अजला के 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इनमें झारग्राम है, इनमें बांकुड़ा है, इनमें पुरुलिया है और मशरक़ी व मगरबी मिदनापुर। हालांकि मशरक़ी मगरबी मिदनापुर के कुछ हिस्सों में हो रहा है, कुछ हिस्सों में बाद के मरहलों में वोटिंग होगी। तो ये बहुत अहम इसलिए है कि बंगाल में इन 30 सीटों पर से कोई एक भी सीट 2016 में बीजेपी के पास नहीं थी। तो इस बार बीजेपी के पास सिवाय पाने के कोई उसका नुकसान नहीं है। चैलेंज दरअसल ये टीएमसी के लिए है कि क्या वो अपनी पोजीशन जो 2016 में उसकी परफॉर्मेंस थी उसे वो दोहरा पाएगी, क्योंकि 2019 के लोकसभा इंतखाबात में जो बढ़त मिली थी बीजेपी को, उनमें से तकरीबन 16 ऐसे असेंबली हलके हैं जहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई थी। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर बीजेपी 2019 के जो लोकसभा इंतखाबात का जो ट्रेंड था उसे जिंदा रखने में या उसे बरकरार रखने में या बल्कि उसे और बढ़ाने में कामयाब हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ असम में 47 सीटों पर वोटिंग हो रही है। असम में कुल 126 सीटें हैं, उनमें से 47 जो अपर असम का इलाका है, जहां पर ज़्यादातर चाय बागान है, जहां पर एथनिक असमीज आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज़्यादा लोग जो है सिंसियर हैं, बहुत ज़्यादा उस पर उनका जोर रहता है। और इसीलिए जो असम गण परिषद है, जो वहाँ की इलाकाई पार्टी है, उसका भी वहाँ खासा असर रहता है। बीजेपी के अलाइज में से एक है असम गण परिषद। तो इन 47 सीटों में क्या रुझान अभी आ रहे हैं, किस तरह से वहाँ पर पोलिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ रहा है, वोटर कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर ये भी एक अहम होगा देखना। 10 बजे तक 10.21% वोटिंग हो चुकी है। और हमारे साथ हमारे सीनियर साथी अभय उपाध्याय मौजूद हैं, हम उनसे इस बारे में थोड़ी गुफ्तगू भी करेंगे। साथ ही हमारी कोशिश होगी बारी बारी से हम असम से जुड़े अपने नुमाइंदे और असम से जुड़े कई ऐसे सियासी जमातों के नुमाइंदों से भी बात करेंगे जो इस वक्त पॉलिटिकल फ्रेम में शामिल हैं। तो अभय जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि असम का इलेक्शन इस बार कितना अलग हो सकता है, क्योंकि असम का जो ये अपर असम का इलाका है, ये 47 सीटों वाला, तो इसमें इस बार कुछ चेंज ये है कि जो छोटी इलाकाई पार्टियां वहां पिछली बार एनडीए का हिस्सा थी, उनमें से कई पार्टियां इस बार यूपीए का हिस्सा हैं। और साथ ही साथ ये कि कुछ नई पार्टियां भी वजूद में आ गई। छोटा सा आपका रिएक्शन चाहूंगा। उसमें नई पार्टियों की जो बात कर रहे हैं आप, वो सीए का जो विरोध वहां पर हुआ था असम में, उसको लेकर 2 पार्टियां आई थी। इसमें एक अखिल गोगोई की पार्टी है और दूसरी आप लुनिर ज्योति गोगोई हैं, असम जातीय परिषद। तो इन लोगों ने एक गठजोड़ भी किया है। हाँ। लेकिन कमाल की बात है कि एक दूसरे के खिलाफ भी इन लोगों ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि क्या एक अलग आइडेंटिटी के लिए सीए के मुद्दे पर जो मूल असमिया लोग कम हो जाएंगे, ऐसा डर था इन पार्टियों के मन में, और इसी को लेकर इन लोगों ने पार्टी बनाई थी। अब ये कहा जा रहा है कि अगर इन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ भी अगर उम्मीदवार उतार दिए हैं तो शायद इसका फायदा जो है वो बीजेपी को होगा। एक तो रही एक बात, जो नई पार्टियों की बात आपने की। अब सीए के मुद्दे पर पहले कहा जा रहा था कि शायद 1 साल पहले कि शायद इस पर बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन असम गण परिषद के साथ इसका गठजोड़ करना और उसके साथ साथ जिस तरीके से बाकी जो वहाँ इक्वेशंस बने हैं और अभी जो सर्वेज कुछ आए हैं पिछले कुछ महीनों में, उसमें ये लगा कि सीएए का मुद्दा वहां पर कमजोर पड़ गया है। और सीएए के साथ आप एनआरसी को भी जोड़ देते हैं, तो एनआरसी के मुद्दे को जिस तरीके से वहां पर उठाया है बीजेपी ने, तो ये लग रहा है कि सीए को लेकर जो लोग बहुत ज्यादा उस समय नाराज थे बीजेपी से, वो नाराजगी अब बिल्कुल थोड़ी कम हुई है। जहीरुल इस्लाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एआईयूडीएफ के तर्जुमान हैं जहीरुल इस्लाम, हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। जहीर साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी, मिल रहा है जी। 47 सीटों पर अपर असम में जो वोटिंग हो रही है आज, कितनी उम्मीद आपको है? वैसे आपने ज्यादा वहां कैंडिडेट नहीं दिए हैं, आपके अलायंस के कैंडिडेट जरूर हैं। कितने पुरुम्मीद हैं आप? जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज अभी तक आया है, कितनी उम्मीद आपको है इस बार? देखिए, ये 47 सीट में हमारा एक सीट है ओनली, और बाकी अलायंस ग्रैंड अलायंस के है 46 सीट है। जो हमारा एब्सोल्यूट सीट है वो है ढींग, वो तो 100% हमारा कब्जे में आएंगे इंशाअल्लाह। बाकी जो 46 सीट है, इसमें कई सारे मुद्दे उभर के आए हैं। 2016 में बीजेपी गवर्नमेंट ने आइडेंटिटी के बारे में बहुत कुछ बोला है आसामीज लोगों को।
वो डर दिखाया था आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में। वो बोला था असम को डेवलपमेंट के हाईएस्ट इसमें ले जाएंगे। वो बोला था असम का जो भी समस्या है इसको हल करेंगे। वो बोला था असम अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करेंगे। वो बोला था असमीज लोगों को 25 जो युवा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट युवा है, उनको नौकरी देंगे। वो बोला था नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म करके ये हजारों एमएसएमई उद्योग बनाएंगे जहां पे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। वो बोला था जो भी असमीज लोगों खास करके टी गार्डन के जो लोग हैं उनको जो डेली दिहाड़ी है 351 करेंगे। वो बोला था टी गार्डन के अंदर 100 नवोदय विद्यालय जैसा विद्यालय बनाएंगे। वो बोला था कि क्या बोलते हैं वहाँ पे जो ये टी टाइप्स है वो टी टाइप्स के लोगों को जमीन का पट्टा देंगे। वो बोला था टी टाइप्स के लोगों के जो रास्ता है वो ठीक करेंगे। ऐसा कई सारे मुद्दे वो लोग क्या बोलते हैं वादे किए थे, लेकिन आज तक एक भी स्कूल टी टाइप्स के अंदर नहीं बनाया, एक भी स्कूल सरकारीकरण नहीं किया है। वो जो 100 स्कूल्स के बारे में बोला था वो तो बिल्कुल ही बेकार बोला। ये जो कागज कल था, हमारा असम में कागज कल था, वो बंद पड़ा हुआ था, उसको बोला था हम उसको फिर से जिंदा करेंगे, वहाँ का लोगों को फिर पेमेंट देंगे। ये तो क्या आप इसी बात पर आपकी जीत का इन्हिसार है कि वो जो कुछ बोला था उसने किया नहीं? 100% वो उन लोगों ने 2016 में 376 वादे असम के लोगों के लिए किया था। वहां पे 25% भी वादा पूरा नहीं किया। सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि वो लोग बोले थे हम असम अकॉर्ड को 100% इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन उसका खिलाफ जाके वो सीए लाके असमीज लोगों के ऊपर, ये सीए जैसा एक कानून वो असमीज लोगों के ऊपर डाल दिया है। वो असमीज लोग अभी समझ गया है। लेकिन ऐसी कई रिपोर्ट्स आ रही हैं जहीरुल इस्लाम जी कि वहां पर सीएए का मुद्दा अब उतना ज्यादा प्रभावी नहीं है। ये मुद्दा अब ठंडे बस्ते में चला गया है। लोग सीएए के मुद्दे से आगे निकल चुके हैं और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सर डेवलपमेंट हुआ कहाँ है सर? एक ही तो एयरपोर्ट था, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई, वो भी निजीकरण कर दिया। कहाँ से डेवलपमेंट हुआ है असम में सर? कौन सा डेवलपमेंट की बात बीजेपी कर रहे हैं? 27 ऑयल फील्ड इन लोगों ने नीलाम कर दिया, ऑयल फील्ड नीलाम कर दिया। कौन सा डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? ये बोला था कि ब्रह्मपुत्र ड्रैगिंग करेंगे, दोनों पार में हाईवे एक्सप्रेस बनाएंगे। कौन सा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र ड्रैगिंग होगा? ये बोला था ट्विन टावर बनाएंगे, कहाँ से ट्विन टावर बनाए? ये बोला था असम वाला क्या बोलते हैं इसको लेके 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ से 10,000 इन्वेस्ट किया? ये बोला था इकोनॉमिक समिट बुलाएंगे जहाँ पे अदानी जी आए थे, जहाँ पे देश का बड़ा मंत्री जी आए थे। ये बोला था असम में विदेशी इन्वेस्ट होगा, एफडीआई इन्वेस्ट होगा और ये इकोनॉमिक जो भी असम का जो इकोनॉमिक हालत है वो ग्रो करेगा। कहाँ सर? कौन सा विदेशी इन्वेस्टर आया असम में? झूठ के ऊपर झूठ बोलते हैं असमीज लोग। इतना भी बुर्बक नहीं है असमीज लोग, इतना भी मूर्ख नहीं है कि उन लोग का झूठ को ये विश्वास करते जाएगा और बीजेपी को वोट डालते लेकिन एक बात ये कही जा रही है कि पिछली बार कांग्रेस के साथ आपका अलायंस नहीं था, इस बार कांग्रेस के साथ अलायंस है, जिसे बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने रखा है कि ये अलायंस दरअसल ये मौका परस्ती है। और दूसरी बात यह भी है कि जो रायजोर दल और जो असम जातीय परिषद जैसी जो जमातें हैं वो भी मैदान में है और वो भी आपके साथ अलायंस में नहीं है, वो अलग से है। तो वो किनका वोट आखिर काटेंगे? वो किसे नुकसान पहुंचाएंगे? राइजर दल और असम जातीय परिषद ये बीजेपी का वोट काटेंगे। और अगर आपको क्यों लगता है कि वो बीजेपी का वोट काटेंगे? किस बुनियाद पर? 2016 में असम में जब 15 साल का कांग्रेस गवर्नमेंट था 2016 से पहले, उस टाइम पे कुछ एंटी इनकम्बेंसी असम में हुआ था। उस टाइम मोदी लहर भी असम में कई ज्यादा इफेक्टिव था। सर्बानंद सोनोवाल का इमेज भी बहुत बढ़िया था। असमीज लोगों को बोला था कि हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस है, ऐसा है, उसे दुनिया भर का झूठ बोल के लोगों को बीजेपी में डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी सक्सेस हुआ था। लेकिन 5 साल के बाद जब लोगों को बीजेपी का असली चरित्र दिख गया, तब वहां से बीजेपी के जो सपोर्टर्स थे वो लोग धीरे धीरे भागने वाला था। देखिए एक बात ये क्लियर है, ये बीजेपी लोग बोल रहे हैं कि ये यूडीएफ कांग्रेस जो ग्रैंड अलायंस है ये होने से बीजेपी के लिए आसान हो गया। अगर इतना आसान हो गया तो देश के प्राइम मिनिस्टर असम में कितना बार आया, देश का गृह मंत्री जी कितना बार आया,
बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट कितना बार आया, हम तो गिनना भी छोड़ दिए, इतनी बार वो लोग आने लगा। लेकिन मतलब एक सवाल यहाँ पर ये है जहीर जी सवाल यहाँ पर ये जो आप बात कह रहे हैं कि राइजर दल और असम जातीय परिषद, अगर ये कुछ लोग जो इन्हें वोट देंगे बीजेपी को ना देके उनको वोट दे देंगे, अगर ये तंजीमें, ये जमातें नहीं होती या ये आपके साथ होती तो जाहिर है ये वोट आपके पास आता। तो बजाहिर तो ये दिख रहा है कि आपको नुकसान हो रहा है वोट का। नहीं सर, बीजेपी के राइजर दल और असम जातीय परिषद का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस है वो इतना मजबूत नहीं है सर। हाईएस्ट टू हाईएस्ट आज की डेट में 2 सीट जीतेगा वो लोग, एक शिवसागर अखिल गोगोई जीतेगा और एक दुलियाजान लुरिनज्योति गोगोई जीतेगा। बाकी कोई सीट में उनका जीतने का कोई उम्मीद नहीं है, और जो वोटिंग परसेंटेज वो भी बहुत कम होगा, क्योंकि लोग जानते हैं सर कहाँ पे वोट डालने से कौन जीतेगा। ये अभी असम का लोग बहुत अवेयर है, पॉलिटिकली बहुत अवेयर है। इसके लिए हम इतना हम इसको सीरियसली ले नहीं। 2 सीट जीतेगा वो हमारे तरफ से भी उनको वेलकम है, शुभेच्छा। तो क्या ये माना जाए कि राइजर दल और असम जातीय परिषद जिन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर आपके अलायंस का आपसी समझौता है? ऐसा आपसी समझौता तो नहीं है, लेकिन हम उनको इग्नोर इसलिए किया है, उनका जो मजबूती है, जो सांगठनिक मजबूती हो वो है नहीं सर, वो है नहीं, इसलिए हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। 2 सीट जीतेगा, हम बोल रहे हैं 2 सीट जीतेगा, एक शिवसागर सीट अखिल गोगोई जीतेगा, एक दुलियाजान सीट लुरिन गोगोई जीतने का उम्मीद 100% है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। जहरुल इस्लाम AIUDF के तर्जुमान हमारे साथ जुड़े थे, और इस वक्त हमारे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, गुलरेज शेख तर्जुमान बीजेपी और नीरज रॉय तर्जुमान TMC। ये दोनों हमारे साथ होंगे, और इसी बीच हमारे साथ अभय जी भी मौजूद हैं लगातार। अभय जी, जो बात अभी मैं कर रहा था और जिस बात को आपने जिस तरफ इशारा किया कि राइजर दल और असम जातीय परिषद ये ऐसे संगठन हैं जो वोट अगर जो भी लेते हैं, दरअसल ये वोट अगर एंटी CAA या एंटी इनकम्बेंसी या एंटी BJP एस्टैब्लिशमेंट वोट अगर है भी तो ये वोट उनको जाता है। इसका मतलब सीधे तौर पर ये UDF या कांग्रेस अलायंस का नुकसान हो रहा है। हाँ देखिए, ये जो वहां पर ट्रायंगुलर जो अभी सिचुएशन बनी है फर्स्ट फेज में, फर्स्ट फेज अपर असम की बात कर रहा हूं मैं, तो अभी देखिए बैलेंस उसमें किस तरीके से हुआ है। अब CAA का जो मुद्दा था उसको लेकर रायजोर और असम जातीय परिषद एग्जिस्टेंस में आई, लेकिन इस जो मुद्दे को कहा जा रहा है कि इसको कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया, तो एडवांटेज जो नई पार्टीज को था, एक तो वहां इनका कम हो गया। दूसरा ये हुआ कि जैसा पहले मैंने जिक्र किया था, इनके जो कैंडिडेट्स एक दूसरे के खिलाफ भी उतर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जो कुछ भी अब इसमें तो एक चंक कांग्रेस ने लिया, उसके बाद जो कुछ भी अगर वोटर इनसे थोड़ा बहुत अगर उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ा होगा तो उनमें भी एक क्लैश है। तो ऐसे सिचुएशन में आप देखिए वोटर्स का मूड ये भी होता है कि अगर मैं किसी को वोट देने जा रहा हूं और उसके जीतने के चांसेस कम है तो फिर वो दूसरे ऑप्शन की तरफ भी मूव करता है। और इसमें जैसा आपने भी उसका जिक्र किया, बीजेपी ने एंटी CAA मूवमेंट के दौरान जो कुछ भी गंवाया था वो उसने खोई जमीन वापस पा ली है। तो एक तो बीजेपी बहुत ज्यादा घाटे की स्थिति में नहीं दिख रही है। दूसरी बात रही कांग्रेस और AIUDF के गठबंधन की। बीजेपी ने भले ही अभी उनके तर्जुमान जुड़े थे हमारे साथ, वो लोकल इश्यूज को लेकर आ रहे थे, जो बहुत लॉजिकल है। जब आप असेंबली इलेक्शंस में जाते हैं तो उन मुद्दों को आप छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से ये जो AIUDF और कांग्रेस का जो अलायंस है इसको टारगेट किया है, और लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पर जो माइग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से, उनकी तादाद बढ़ जाएगी अगर आप इनको वोट देते हैं। तो वही मैं कह रहा था कि जिस तरीके से एक दोधारी तलवार की तरह बीजेपी ने बहुत खूबसूरती से इस मुद्दे को इसका इस्तेमाल किया है जी। अब अपर आसाम की जो 47 सीट्स हैं, इन सब के साथ साथ एक जो मुद्दा है जो प्लांटेशन वर्कर्स की आपने बात की जी, वो तकरीबन 38 सीटें हैं, और उसमें पिछली बार बीजेपी को 28 सीटें मिली थी। अब उसमें अगर आप असम गण परिषद को मिली जो 8 सीटें थी उसको जोड़ लेते हैं तो ये बहुत बड़ी तादाद हो जाती है। अगर इस बार इन दोनों का गठबंधन ठीक चला वहां पर, और जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनके लिए कोई खास मुद्दा नहीं है सिवाय इसके कि उनकी जो डेली वेजेस है उसको बढ़ाया जाए। तो पिछली बार 167 था, कांग्रेस ने वादा किया उसको 300 प्लस करने का, मेरे लिहाज से शायद अपने 5 गारंटियों में से एक उन्होंने ये कहा है जी। और बेसिकली प्लांटेशन वर्कर्स के लिए बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है डेली वेजेस। बीजेपी ने भी उनको बहुत
एड्रेस किया है और कहा है कि हर एक जो प्लांटेशन जो साइट है उसमें एक आपको प्राइमरी स्कूल, 10 ऐसे जो इलाके होंगे उनको मिलाकर हाई स्कूल, तो ये और इन मास वोटिंग करने का पैटर्न रहा है उनका। तो लेकिन ये तो एक मतलब मैनिफेस्टो की बात हो गई, लेकिन जाहिर है कि अगर जो चाय बागान में काम करने वाले वर्कर है वो अगर इस बात पर देखें कि हमें इन 5 सालों में मिला क्या, तो शायद वो इस बारे में सोचकर गारंटी की तरफ आगे जाएंगे या फिर जितना कुछ मौजूदा सरकार उनको दिया उसी पर भरोसा करेंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं। गुलरेज शेख तर्जुमान बीजेपी, नीरज राय टीएमसी तर्जुमान और वी सागर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, खासतौर से बंगाल की पॉलिटिक्स पर इनकी ज्यादा नजर है। मैं सबसे पहले आऊंगा गुलरेज शेख आपके पास। बीजेपी कितनी पुरउम्मीद है बंगाल की 30 सीटों पर? गुलरेज साहब। देखिए, मोटा मोटा मान के चले आप, तो ये जो 30 सीटें हैं इसमें 22 से 25 के बीच हम जीत रहे हैं। और जीतने का कारण बता दूं आपको, मतलब मैं हवा की बात कभी नहीं करता। ये जो क्षेत्र है जंगल महल वाला क्षेत्र है। नहीं, अगर हवा चल रही है तो फिर हवा की बात तो करनी चाहिए। मजाक किया गया है, चाहे कांग्रेस। नहीं, मैं तो बड़ी स्पष्ट बात कर रहा हूँ ना आपको कि हम क्यों जीत रहे हैं, उसका कारण मैं ग्राउंड का आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। वो ग्राउंड पे जो हमारा सर्वे है वो बता रहा हूँ, हमारे बूथ लेवल कार्यकर्ता का। देखिए, ये जंगल महल का जो क्षेत्र है ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। और यहाँ क्या है कि साल के वृक्ष खूब होते हैं और इन आदिवासियों के बेचारों की जो इकोनॉमी आधारित है ना, ये साल के जो पत्ते होते हैं उनको बीनते हैं, 5-5 पत्ते उठाकर उनकी एक प्लेट बनाते हैं, 100 प्लेटों का एक बोरा बनाते हैं और ऐसे जो 10 बोरे होते हैं वो मात्र 100 रुपए में बिकते हैं। यह है जंगल महल की इकोनॉमी आजादी के 70 वर्ष उपरांत भी। तो कांग्रेस ने ठगा, वाम ने ठगा, ममता बनर्जी ने ठगा। तो उनको अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो देख रहे हैं कि एक अच्छा भविष्य कैसे हो। और अच्छे भविष्य के तलाश में उनको कोई दिखता है तो वो नरेंद्र मोदी का चेहरा और कमल का फूल दिखता है। तो आप ये देखिए कि ग्रेजुअल राइज भी देखिए आप इस क्षेत्र में। आप 2016 के चुनाव को देखिए, उसके बाद आप वो उठाकर देखिए 2019 के चुनाव को देखिए और अभी को दिखेगा। तो जो रेखा चित्र जिसको हम ग्राफ कहते हैं, ये ग्राफ इस तरफ से यूं बढ़ रहा है। तो आप मान के चले 22 और 25 के बीच कहीं ना कहीं आंकड़ा आएगा। ठीक है, नीरज राय टीएमसी के तर्जुमान है। नीरज राय, जो कहानी 2016 की है वो तो आपको ताकत देती होगी, लेकिन जो कहानी 2019 लोकसभा इलेक्शन की है उससे क्या आपको डर नहीं लग रहा? देखिए विशाल भाई, लोकसभा और विधानसभा को एक करके चलना कहीं से उचित नहीं होता है। जैसे कि अभी 2016 और 19 की आपने बात किया है, अभी पिछले साल दिल्ली में भी था। 7 लोकसभा किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास है। 60 से ऊपर का दावा करने वाले 6 से ऊपर नहीं बढ़ पाए। अब आइए जो मूल बात है, पूरे देश का भविष्य अंधकारमय करके लोग बंगाल को ले जाकर जेल पे रखने वाले, जिस हवा की बात कहा है गुलरेज भाई ने, उस हवा का भी मैं प्रभाव दिखा दूं। देखिए, जब मानसून आता है ना तो बाढ़ के पानी के साथ जो है नदियों में तमाम तरह के ऐसे हवा आते हैं, और जब पानी अपने वास्तविक रूप में आता है अक्टूबर नवंबर के महीने में, वही वास्तविक पानी होता है। तो ये हवा है और ऐसे ही ये बाढ़ का मौसम बनाकर चल रहे हैं, ढोल पीटते हुए वहां पर। वास्तविकता से अवगत बंगाल है, वास्तविकता से अवगत पूरा देश हो चुका है। 2019 और 2021 को एक करके नहीं आंका जा सकता है। अगर आंकना है तो ये लोग सुविधा भोगी है, अपने राजनीतिक सुविधा के हिसाब से नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, जिस तरह से कि आप इनसे बात करेंगे तो उम्र को आधार बनाकर अडवाणी जी और मुरली मनोहर जी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए और केरला में 88 साल के श्रीधरन जी को मुख्यमंत्री बना दिए और एक प्रधानमंत्री को उतार दिए कहां पर? बंगाल में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर कि मोदी जी हैं तो मुमकिन। अरे तो इनका एजेंडा ही फिक्स नहीं है। तो भ्रमित हो रही है बंगाल की जनता। बंगाल के विषय में कहा जाता है, क्योंकि विद्वान लोग हैं यहाँ बैठे हुए, कि जो बंगाल आज सोचता है पूरा देश 10 साल बाद सोचता है। तो इस भ्रम में न रहे कि जिस तरह से जाकर लोग अपना समझा देते हैं। आपने देखा कि कल गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ पे? बांग्लादेश में। वहां पे जाकर क्या कह रहे हैं कि मैं बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में हिस्सेदारी किया था, सत्याग्रह किया, साथियों सहित जेल भी गया 20-21 साल की उम्र में। किस जेल में गए थे? वो तो युद्ध बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में था। भारत ने जेल भेजा या पाकिस्तान ने जेल भेजा? बड़ा दोलापन कहते हैं। जो व्यक्ति, जो इनके नेता, पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ही गए हैं तो देश को आहत कर रहे हैं ऐसा झूठ बोलकर। देखिए, वहां की जनता ये है कि जो विकास हमने किया है उस विकास के उल्टा
इनकी जिन जिन प्रदेशों में 15 साल से लगभग सरकार इनकी बिहार में भी चल रही है, नीरज जी, उत्तर आपके प्रदेश में भी आपकी है। बातों पर छोटी सी एक टिप्पणी मुझे लेना पड़ेगी। गुलरेज साहब तब से इशारा कर रहे हैं, वो कुछ जवाब देना चाहते हैं, वो शायद उनके पास जवाब है कि कौन से जेल में गए थे। जी गुलरेज साहब बोलिए। नहीं, देखिए, इनको हमेशा प्रधानमंत्री जी को टारगेट करना, इसके अलावा कोई इनके पास काम नहीं है। क्यों ऐसा बातें करते हैं? क्योंकि वास्तव में इनके पैर उखड़ चुके हैं। बंगाल के अंदर पहले तो आप लोग की बिना रियलिटी कुछ देख सोचे, रहा हूं, बिना कुछ बंगाल में समझे, इतना बिना भारी सोचे रोष है। बोल आज देते ही हैं। सुबह अरे नीरज भाई बोल मैं बताना चाहूंगा, इनके बात को जवाब दे दूं मैं। अभी आप ही के एक उम्मीदवार को बूथ से जवाब दे दूं बूथ इनका। पे से बंगाल की जनता ने खदेड़ के निकाला है, किसानों ने खदेड़ के निकाला है कि नहीं निकाला है, और आपने हमारे एक वर्कर को आज ही वापस रात को मार मैं दिया। बता रहा हूं। तो ये खेल कौन सा चल रहा है? ये खेल इसलिए है, जिसको कहते हैं ना मैं बता रहा कि हूं। मरता जो करे वो कम है, तो मरता क्या ना करता। अभी जो मरते हैं वह लोगों को मारने पे तुले हैं, लेकिन इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तो हम करके दिखाएंगे, वो होने वाला है सर। मैं वही कह रहा हूँ भाई साहब। देखिए, ममता बनर्जी की जमीन हट मैं चुकी है, जवाब दे खिसक दूं। चुकी है। आप कितने जी, नीरज जी बोलिए। उनके सिंहासन को कितना ही टेका दे दे, लेकिन आप नहीं रोक पाएंगे फूकने से। गुलरेज भाई, ये जो लिखित स्क्रिप्ट, अच्छा मेरे भाई, आप तर्क संगत बात करें सर, तर्क संगत बात करें आप। मैंने जो इकोनॉमी बताई जंगल बहर के आदिवासियों की, वो सच है गलत है? देखिए मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। 10 साल से आप सत्ता में हैं, आप उस इकोनॉमी को सुधार कर नहीं पाए। सुन लीजिए, अरे मेरे भैया सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। देखिए मैं फैक्ट पे ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो बात है लिखित स्क्रिप्ट आप बोलते हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आपके कथनानुसार मैं मान लिया कि मैं गलत हूँ, आपने जो कहा मैं मान लिया, तो जवाबदेही आपकी बनती है हमसे ज्यादा, क्योंकि पूरे देश में सरकार आपकी है। लगभग 1.5 दर्जन प्रदेशों में आपकी सरकार है। किसी एक प्रदेश को ही उठाकर बता दीजिए कि बंगाल से बेहतर लॉ एंड ऑर्डर हो, या इंडस्ट्रीज के जो बात करते हैं, रोजगार हो, ऊपर कहाँ मतलब है, बताइए ना। ओह माय गॉड! सुन लीजिए, सुनिए, अरे सुनिए, विशाल भाई बोलने दो मुझे। देखिए मेरे भाई साहब, देखिए हंस देने से बातों को हल्का अपने आप कर रहे हैं। मेरी बातों पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। 7 साल के अंदर बताइए, देश पे ही नहीं छोड़ दीजिए। मुझे हंसी इसलिए आई, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ली, बंगाल में वो भी। हाँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर पे बता रहा हूँ। एक उत्तर प्रदेश है जहाँ पर कि आपके नेता मंत्री सब व्यभिचार और बलात्कार में लिप्त हैं। रोज बच्चियां यहाँ पर प्रताड़ित हो रही हैं, अपराधी हैं जो कि पुलिस वालों को शहीद करते हैं। उत्तर प्रदेश का ये सब लॉ एंड ऑर्डर है। और आप अपने यहाँ देख लीजिए, घोटालों का अंबार लगा था, व्यापम से लेकर कितना घोटाला हुआ था, उस पर आप लोग बोलते नहीं हैं। और रही बात प्रधानमंत्री जी की, तो प्रधानमंत्री आप ही के नहीं, 130 करोड़ भारतवासियों के हैं। तकलीफ तब होती चलिए बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। नीरज जी थोड़ा सा आप सांस ले लीजिए, आप भी, गुलरेज साहब भी अगले अटैक के लिए अगली बार जब अगला स्पेल जो आपको होगा बॉलिंग का, ठीक है। मैं थोड़ा सा अभय जी के पास जाता हूं। सागर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभय जी थोड़ा सा मैं इस पे टिप्पणी चाहूंगा कि ये कितना मतलब